हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज एक बार फिर स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम बच्चों आगे बढ़ाते हुए, कल हमने पढ़ा था एशियाई जनसमूह, आज पढ़ेंगे हम यूरोपीय जनसमूह। तो देखिए बच्चों, यूरोपीय जनसमूह का मतलब होता है यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वाले बड़े बड़े क्षेत्र। तो देखिए, विश्व में एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप में है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है, यानी जनसंख्या निवास करती है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है, जैसा कि सारणी 3.4 में नीचे दर्शाया गया है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो रूस के बाद में जर्मनी है, जहां 8.20 करोड़ लोग रहते हैं। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये जो जनसमूह है विशेषकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या की सघनता है, इसमें वो 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे, यानी इन अक्षांशों के बीच में कोयला पेटी फैली हुई है, उनके सहारे यहाँ पर स्थित है। यहाँ आधुनिक उद्योगों के नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। जो आधुनिक उद्योग चल रहे हैं, उन उद्योगों के नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का संकेंद्रण नगर के समीप हो सका है। इससे पहले यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि थी, यानी जो पहले यूरोप में जो जीवन यापन किया जाता था वो कृषि के आधार पर किया जाता था। लेकिन अब यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हैं, अतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है। यानी दोनों ही कम है, जन्म दर भी, जन्म लेने वालों की संख्या, और मृत्यु मरने वालों की संख्या कम है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, स्थिर है, यानी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। जनसंख्या का उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता की यहाँ समस्या नहीं है। यहाँ घनत्व तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जनसंख्या की अधिकता होना एक समस्या नहीं है। अभी तो कुछ देश तो जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है कुछ देशों में। ये कुछ सारणी दी हुई है बच्चों। इसमें यूरोप के अंदर जो आने वाले महाद्वीप हैं, वो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो आने वाले देश हैं, रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, ये कुछ देश हैं जिनमें जनसंख्या सर्वाधिक है। बाकी के और भी देश हैं। आगे देखिए, यूरोपीय जनसमूह का 70% से भी अधिक भाग नगरों में निवास करता है। यानी कहने का मतलब यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनमें 70% जो जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है। और विनिर्माण उद्योग, यानी किसी वस्तु का दोबारा से निर्माण करना, व्यापार, यातायात यानी परिवहन व अन्य सेवा कार्यों में संलग्न है, यानी लगे हुए हैं। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक और जीवन स्तर उच्च है। इस जन समूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में अब आता है तीसरा जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह, यानी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र। देखिए बच्चों, अमेरिकी जनसमूह का मुख्य जो विस्तार है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यानी यूएसए जो देश है उसका उत्तरी पूर्वी भाग, तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र, जो कनाडा देश है उसके पूर्वी तटीय क्षेत्र शामिल हैं। यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह कौन सा है, तो अमेरिकी जनसमूह आता है इसमें आंसर, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ। ये जो अमेरिकी जनसमूह है इसका विकास जो हुआ था वो यूरोपीय जनसंख्या यहाँ पर प्रवास के उपरांत हुआ था। यानी यूरोपीय जनसंख्या यहाँ प्रवास के कारण आई थी और यहीं पर रहने लगी। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या, कितनी, 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब बच्चों बात आती है देशांतरों की, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे जाते हैं, इस तरीके से खींचे जाते हैं। तो 100 डिग्री पश्चिम का मतलब होता है इधर साइड में, इधर साइड की ओर, और पूर्वी का मतलब होता है इधर। तो ग्रीनविच रेखा से इधर चलेंगे तो पश्चिम, और ग्रीनविच रेखा से इधर चलेंगे तो पूर्व। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है इसमें ज़्यादातर जनसंख्या।
अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का जो 90% भाग है वो यूरोप से आए हुए लोग हैं। यह क्षेत्र आवागमन यानी परिवहन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों से संपन्न रहा था। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित जो तकनीकी ज्ञान है उसका भी स्थानांतरित हुआ था। यानी कहने का मतलब यूरोपीय जनसंख्या के साथ में तकनीकी ज्ञान भी यहाँ पर आया था, जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। कैसी है? नगरीय है। यहाँ लगभग 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित एवं संपन्न है। सारणी 3.5 में प्रमुख देशों की जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है कि देखेंगे आपको ये सारणी और ये सारणी सेम है, इसलिए ये यूरोप की सारणी दे रखी है, अमेरिका की नहीं है, क्योंकि अमेरिका में 2 ही देश आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जो कि कनाडा आता है और यूएसए आता है। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर यानी जन्म लेने वाले और मृत्यु होने वाले दोनों पूर्णतः नियंत्रित हैं, तथा साथ ही बाहरी देशों से अप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब आता है बच्चों चौथा जनसमूह, जो कि ये लास्ट जनसमूह है आपके पाठ में। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या सन 2001 में कितनी थी? 81.8 करोड़। 81.8 करोड़। वर्ष 2013 के अनुसार अफ्रीका की जो कुल जनसंख्या 110 करोड़ है, जो विश्व की 15.4% है। आकार यानी विस्तार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है, यानी दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप आता है क्षेत्रफल में। लेकिन इसका 70% जो भाग है वो मरुस्थलीय दशाओं और सघन वनों से आर्द्रता होने के कारण निर्जन है। यानी यहाँ पर 70% भाग ऐसा है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, और यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं जहाँ आर्द्रता अधिक होने के कारण लोग नहीं रहते। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव क्षेत्र है, यानी इसके 100% में से 30% भाग पर ही जनसंख्या रहती है। इसका बड़ा संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में के 3 क्षेत्र हैं। पहला है नील नदी घाटी क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है, उसके आसपास का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है जाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट, तथा तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। देखिए बच्चों, सारणी 3.6 में अफ्रीकी जनसमूह के प्रमुख देशों की जनसंख्या दर्शाई गई है। इसमें देख सकते हैं हम सन 2013 के अनुसार नाइजीरिया 174 मिलियन, इसके बाद में इथोपिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सूडान, कीनिया या केन्या बोलते हैं, अल्जीरिया, मोरक्को, युगांडा, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका विश्व जनसंख्या में प्रतिशत है। तो ये तो हो गए बच्चों जनसमूह। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जनसंख्या घनत्व का मतलब हमने पहले ही शुरुआत में बता दिया था पाठ में कि जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या और क्षेत्र दोनों का अनुपात होता है। कि देखिए किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या घनत्व को मालूम होता है। यह घनत्व इस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है। यानी कहने का मतलब जहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं 1 किलोमीटर में, वहाँ पर उन्नति और विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि क्षेत्रफल है, यानी भूमि का क्षेत्रफल, वहाँ की मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, जलीय संसाधन, वन संपदा आदि की मात्रा सीमित होती है। उन संसाधनों को कितने मनुष्य प्रयोग करते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए उन संसाधनों पर आधारित है। यह तथ्य उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को, कि किस तरीके से उनका रहना सहना है, बड़ा स्तर है कि छोटा स्तर है, तथा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को निर्धारित करता है। इसलिए प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या की सघनता की भावना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही हम किसी भी क्षेत्र के विकास की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं और उसकी आर्थिक उन्नति और सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। अब आता है बच्चों जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो देखिए जनसंख्या घनत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य आधार बनाया जाता है। यानी जनसंख्या के जितने भी पहलू आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उनमें सबसे मुख्य आधार होता है जन घनत्व का।
जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में सहयोगी होता है। अतः उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो सबसे पहली बात देखिए, गणितीय घनत्व, जिसे हम जनसंख्या घनत्व, नॉर्मल घनत्व कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कि कुछ संख्या दे दी जाती हैं और उससे सूत्र के आधार पर निकलवाया जाता है। गणितीय घनत्व में क्या होता है, इसमें मानव स्थल अनुपात यानी मानव और भूमि दोनों के अनुपात का विचार किया जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी जिस एरिया में निवास करते हैं उस एरिया का कुल जनसंख्या में भाग दे दिया जाता है। आर्थिक घनत्व देखिए, जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या का विचार किया जाता है। उसे ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है, जनसंख्या बटे संसाधन। आर्थिक घनत्व निकलता है कि मानव कितने संसाधनों का उपयोग करता है, तो उन संसाधन की जितनी भी उत्पादन क्षमता वाला प्रदेश है उसका भाग दे दिया जाता है कुल जनसंख्या में। परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है और चौथा, तीसरा आता है कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, जिसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि। कार्यिक घनत्व में क्या होता है कि कृषि जो क्षेत्रीय घनत्व, जिसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुल जनसंख्या में कुल कृषि भूमि क्षेत्र का भाग दे दिया जाता है कि कृषि के अंतर्गत कितनी भूमि आती है, यानी ओनली वही कृषि आती है, इसमें वही भूमि आती है जिसमें कृषि की जाती है, उसका भाग दे दिया जाता है। चौथा है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व और कार्य घनत्व में बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाली कृषक जनसंख्या का या जनता का विचार किया जाता है। यह बात ध्यान देने की है कि इसमें प्रदेश की समस्त जनसंख्या का नहीं, वरन केवल कृषि में लगी हुई जनसंख्या का उपयोग किया जाता है। अर्थात कृषक जनसंख्या, जो कृषि में लगी हुई जनसंख्या है, उसमें भाग दिया जाता है कृषि भूमि क्षेत्र का। यहाँ पर अंतर बस यही है, यहाँ कुल जनसंख्या है और यहाँ कृषक जनसंख्या है। दोनों में कभी कभी क्वेश्चन में अंतर पूछ लिया जाता है, कार्य घनत्व और कृषक घनत्व में का अंतर है। पांचवा प्रकार आता है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व का मतलब होता है मानव को कितने भोज्य फसलों का क्षेत्रफल है जिससे मानव को पोषण प्राप्त होता है। इसमें खेती की भोज्य फसलों जिनको हम भोजन में खाते हैं उसका और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। इसमें कुल जनसंख्या में भाग दे दिया जाता है भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। जो भोजन में काम आने वाली फसलें हैं वो कितने क्षेत्रफल पर की जाती हैं, उस क्षेत्रफल का पूरा भाग दे दिया जाता है। तो बच्चों देखिए, पांचों प्रकार के ये जनघनत्व, इसमें से मैंने बताया पहला, तीसरा और चौथा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या घनत्व का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। भूगोल में गणितीय घनत्व का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, जो ये उदाहरण दे रखा है, इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आ चुका है पिछले वर्ष, जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया था कि जनसंख्या का घनत्व जो है ये सबसे ज़्यादा, पहला वाला जो है गणितीय घनत्व, उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि जनसंख्या में भाग दे दिया क्षेत्रफल का। उदाहरण के लिए मान के चलो कोई एन प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या है 1.5 लाख, 1,50,000। तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। तो घनत्व का निकालने का सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या 1.5 लाख बटे क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर। 100 का भाग दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बचा कितना, 1500। तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। इसके बाद हम बच्चों यहाँ से कल से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण कल से स्टार्ट करेंगे।